नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा अहम है, क्योंकि मुद्दा हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। हम आज के मुद्दे की तरफ जाएं उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि सुदर्शन न्यूज आज शौर्य के 23 वर्ष मना रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की भावना के साथ हमने हर उस खबर को आपके सामने रखा जो देश के लिए जरूरी थी, जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जरूरी थी, जो हमारे सनातनियों के लिए जरूरी थी। और आपकी ताकत हमारी ताकत बनी, आपकी आवाज हमारी आवाज बनी। आपका प्रेम, आपका स्नेह और आपका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहे, ये सफर यूं ही चलता रहे। और इसी कामना के साथ अब रण क्षेत्र की शुरुआत करते हैं। बात जब रण क्षेत्र की हो तो इन दिनों लद्दाख रणभूमि बन गई है। वैसे तो लद्दाख जब ये नाम लिया जाता है तो मन में बर्फीली पहाड़ियां, खूबसूरत नज़ारे, शांत प्रिय माहौल, ये सारी तस्वीर सामने आने लगती है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसी लद्दाख को, जिसकी पहचान शांत वादियां और बर्फीली चोटियां हैं, उसे अशांत करने के लिए पूरी कहानी लिख दी गई है। जहां पर गोलियां और लाठियां चलती हुई नजर आई है। 24 सितंबर का दिन लद्दाख लेह के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ है। सड़कों पर जो हुआ वो प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सुनियोजित उपद्रव था जो 24 सितंबर को हुआ। सवाल यह है कि क्या यह कांग्रेस की खुली साजिश है? सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी लद्दाख को कश्मीर की तरह जलाना चाहती है? दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कई महीनों से शुरू हुई है और हमेशा से जब ये मांग उठती है तो एक शांति प्रिय आंदोलन होता है। लेकिन इस बार इस शांति प्रिय आंदोलन को सीधे तौर पर अशांत करने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल लद्दाख में जो हुआ है वो नेपाल वाला ट्रेलर है। ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पहली बार जेन जी शब्द का इस्तेमाल करते हुए देश के लोकतंत्र और जेन जी के बीच के संबंध को बताया था। अब सवाल यह है कि जेन जी कहकर राहुल गांधी किन्हें भड़का रहे थे? क्या राहुल का ये ट्वीट ही लद्दाख में आग का कारण बन रहा है? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से, जिस समय पर लद्दाख को अशांत करने की कोशिश की गई है, ये वही समय है जब कांग्रेस पार्टी लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है। और सवाल ये है कि लद्दाख को क्या कश्मीर की तरह ही बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? वो कश्मीर जो आज शांत है, क्या अब लद्दाख को अशांत करने की कहानी गढ़ी जा चुकी है? इन सब के बीच सोनम वांगचुक का नाम लगातार सामने आ रहा है। वो सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल लगातार कर रहे थे, मांगे थी उनकी 4 जो खास मांगे हैं। लेकिन इसी भूख हड़ताल की आड़ में कांग्रेस ने क्या नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की ठान ली है? बीजेपी खुलकर आरोप लगा रही है कि इस आग के पीछे कांग्रेस काउंसलर स्टेंजिन का हाथ है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें कांग्रेस काउंसलर यहां पर हिंसा भड़काने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बड़े सवाल हैं और बड़े सवालों में असलियत क्या है यह हर कोई जानना चाहता है। लद्दाख की जनता का वास्तविक गुस्सा था ये, या फिर इसके पीछे कांग्रेस की साजिश? सबसे बड़ा सवाल ये कि आज लेह की गलियां अगर जल रही है तो इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को लेकर कार्रवाई कब तक होगी? क्या होगा आगे लद्दाख का? ये सुलगती राजनीति क्या कुछ कहेगी? नेपाल वाला ट्रेलर लद्दाख में दिखाकर आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम बातें आज के रण क्षेत्र में आज के अतिथियों से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ भी जाएंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट।
शांत वादियां अब सियासी आग की चपेट में हैं। लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर उठा आंदोलन अब हिंसा और आगजनी में बदल गया है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से शुरू हुई ये आगजनी इतनी बढ़ गई कि यहाँ भी नेपाल जैसे हालात बन गए हैं। 24 सितंबर को लेह की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो एक सुनियोजित उपद्रव था। सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस की मिलीभगत से हुआ। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वही काउंसलर स्टानजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो अभी फिलीपींस में हो रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति को देश में किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए बार बार राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंसा के पीछे कांग्रेस नेताओं का हाथ होने की बात कही जा रही है। इस पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख के विरोध प्रदर्शन के पीछे जेनजी का हाथ होने का दिखावा किया जा रहा है। हिंसा भड़काने के पीछे दरअसल कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि अपर लेह से कांग्रेस काउंसलर स्टेंजिंग मुख्य साजिश करता है। कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कांग्रेस काउंसलर और उनके समर्थक हिंसा भड़काते दिख रहे हैं। बीजेपी ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। आरोप है कि कांग्रेस काउंसलर स्टेंजिंग हिंसा के मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया पर उनकी लाठियां चलाते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है और वो नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी कांग्रेस काउंसलर पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या राहुल गांधी इसी तरह के उपद्रव की कल्पना कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में दी है जब कांग्रेस कटघरे में है। वहीं सोनम वांगचुक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं कि 5000 युवा सड़कों पर उतर जाएं। हिंसा में स्थानीय गुस्सा था, साजिश नहीं। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। उधर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मसले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की लड़ाई पूरे देश में बन सकती है। ऐसे में सवाल यही है, क्या लद्दाख की सड़कों पर जो आग लगी
वो लोगों के गुस्से की थी या कांग्रेस की साजिश थी? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी अस्थिरता फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि लेह की वादियां अब बर्फ से नहीं सियासत की चिंगारियों से धधक रही है, और ये आग अगर ऐसे ही फैलती रही तो लद्दाख भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात की ओर धकेला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्जे में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो उसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से, कि इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसकी तरफ नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये आप अपने हाथ में हथियार लिए। तो सवाल यही है कि क्या भारत विरोधी टूल किट लद्दाख में एक्टिव हो चुका है? और ये जब हम भारत विरोधी टूल किट कहते हैं तो इस टूल किट को आसरा, सहारा, नींव, आधार देने वाली कांग्रेस, क्या कांग्रेस का हाथ इन्हीं टूल किट के साथ है, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है? सवाल बड़े हैं, सवाल राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इन सवालों का जवाब आज खुलकर लेने की कोशिश करेंगे। रण क्षेत्र में आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहली बार आज इस शो में हमारे साथ जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं संतोष त्यागी जी, संतोष जी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आज हमने 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर रखे हैं हमारे साथ, सुरेंद्र स्वामी सर भी हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ संजीव कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष जी आपके साथ शुरुआत करूं उससे पहले एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं। ये ट्वीट जरा स्क्रीन पर भी ले आइए, राहुल गांधी का ट्वीट है, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। संतोष जी सवाल आप ही से होगा। ये ट्वीट 6 दिन पहले का ट्वीट है, और इस ट्वीट में एक चीज जरा गौर फरमाइए। लिखा हुआ है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जय हिंद। और नीचे एक फोटो लगी है राहुल गांधी की तिरंगे के साथ, जिसपे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। मेरा सवाल इसी ट्वीट से जुड़ा हुआ है संतोष जी, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड, लेकिन इसी डेमोक्रेसी को क्या अराजकता से बचाएंगे? क्या इसी डेमोक्रेसी को हिंसा से बचाएंगे? क्या इसी डेमोक्रेसी को उन टूल किट से बचाएंगे
जो विदेश में बैठकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते। देखिए एक और तस्वीर मेरे सामने आ गई है। ये वही काउंसलर हैं, ये वही काउंसलर हैं जो कांग्रेस के काउंसलर हैं। लाठी हाथ में है, रॉड हाथ में दिख रहा है, मास्क लगा रखा है। और कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इन्होंने और कहा था कि हम बताएंगे कि क्या करना है, हम करेंगे, हम बताएंगे। तो क्या ऐसे डेमोक्रेसी बचाएंगे आप लोग? संतोष त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है सर। जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना दिल में धधकने लगती है तो सारी तबीयत ठीक हो जाती है सर। ये जो लद्दाख में जो घटना हुई है वो एक इशारा कर रही है कि देश के अंदर हालात ठीक नहीं है। जिस तरीके से लद्दाख में ही नहीं, कश्मीर में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में देख लीजिए युवा परेशान है। जिस तरीके से मोदी जी ने आज से 10-11 साल पहले जो नौकरी देने का वादा किया था, 15 करोड़ रुपए हर व्यक्ति को देने का वादा किया, तो उनको ये सब चीजें याद आ रही हैं, तो उनके अंदर एक गुस्सा फूट रहा है। ये इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर उसमें प्रोटेस्ट में शामिल कर लिया जाए तो ये कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस का उससे कोई लेना देना हो। अरे ये कांग्रेस के काउंसलर हैं संतोष जी, ये स्टैंजिन जो है ना, ये कांग्रेस के काउंसलर हैं, कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बड़ी गजब बात हो गई कि आप आपकी पार्टी के ही लोगों को ही कह रहे हैं कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक मानवता के नाते, एक युवा होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बीजेपी में होता, कांग्रेस की सरकार होती और इस तरीके के हालात देश में होते 10 या 11 नहीं तो क्या करते कि ऐसे लाठी लेकर निकल पड़ते? ऐसे जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लग के हवाले कर दिया, बीजेपी के दफ्तर पर आग लगा दी। आंदोलन का मतलब क्या ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की दफ्तर को जाकर आग लगा दे? लोगों को वादे किए। संतोष जी मुझे ये बताइए कि आक्रोश का मतलब क्या ये होता है कि एक पार्टी के लोग जाकर दूसरी पार्टी के लोगों की दफ्तर को आग लगा दें, आग के हवाले कर दें? ये आक्रोश होता है? भाई सरकार किसकी है देश के अंदर? बीजेपी की। तो गुस्सा किस? अगर आप मांग करेंगे, अरे तो ये लोग किसके हैं? मुखिया होगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये स्टैंजिन कौन है? ये कौन है स्टैंजिन? अरे वो तो हमारा कांग्रेस ही है। हाँ तो क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? लोगों के हाथ में रॉड लेकर क्या कर रहे हैं? ये इनके हाथ में जो रॉड है, जो मैं देख रही हूँ इनके हाथ में, वो दूसरी तरफ हाथ में कुछ पत्थर जैसा भी दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं ये? मैडम ये है कांग्रेस। बंदूकें लेके भी निकलेंगे नहीं, ये है कांग्रेस पार्टी की टूल किट। लोग परेशान हैं जिस तरीके से मोदी जी ने वादे किए थे। आपने अभी क्या कहा? बंदूकें लेकर भी लोग निकलेंगे। यानी आप चाहते हैं कि देश अस्थिर हो? यानी कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने शब्दों में ही परिलक्षित कर रहे हैं कि लोग बंदूक लेकर भी निकलेंगे। यही अभी आपने पहले कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, और आप बंदूक लेकर लोगों को निकलने के लिए कहते हैं ना परसेप्शन बना दिया। एक ट्वीट ने परसेप्शन बना दिया और फिर आप कहेंगे ये लोगों का गुस्सा है। शताब्दी कमिंग टू यू। ओके ऑल राइट सर, आ रही हूँ, सेकंड राउंड में आती हूँ। ऑल राइट शताब्दी आपके पास आ रही हूँ। अब आपने देख लिया ना कि किस तरीके से एक परसेप्शन, एक ट्वीट पहले, ट्वीट के बाद एक इंटरव्यू भी बीच में अभी हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। सवाल खड़ा करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां सवाल खड़ा करें, लेकिन सवाल खड़ा करने का मतलब अराजकता नहीं होता है। और लद्दाख जैसे शांतिप्रिय हिस्से को, अभी कुछ दिन पहले ही मैं करगिल विजय दिवस पर वहां पर थी, लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बहुत मीठे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके बीच में इस तरीके से हिंसा की आग को जला देना। शताब्दी जी नमस्कार। नमस्कार शताब्दी। अभी हम सुन ही रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरीके से कह रहे थे कि ये केवल लद्दाख की बात नहीं है, ये पूरे देश के अलग अलग कोनों के हमको नाम गिना रहे हैं जहां इनकी प्लानिंग है, इनकी पूरी प्लानिंग है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में जेन जी का उल्लेख किया, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के, और उन्होंने कहा है इस है कि हमें पूरे देश की जनता को चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा करना है, ये हमारा उद्देश्य है। जब उन्होंने पूछा कि आप वोट चोरी के कुछ भी
सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है पूरे देश की जनता को, युवाओं को चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा करना है। तो ये इनकी पूरी प्लानिंग है कि किस तरीके से पूरे देश में युवाओं को भड़काना। ये महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं और अहिंसावादी बनते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन गोला बारूद और बंदूक की भाषा बोलते हैं। ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में आज विकास हो रहा है, आज विश्व के शिखर पर हमारा देश पहुंच चुका है, वो पूरा क्या पूरा ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। ये माँ भारती की सेवा नहीं करना चाहते। हाँ, माँ भारती लेकिन के टुकड़े करने की कोशिश शताब्दी, लेकिन एक सवाल तो फिर आप लोगों से भी पूछा जाएगा ना, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आरोप लगाते रहेंगे या फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे? अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने एक तस्वीर साझा की, आपने एक वीडियो रिलीज किया, तो उन लोगों के अगेंस्ट अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल होगी। पहले जांच चल रही है, एफआईआर और सारी बातों के आधार पर पुलिस की वहां की जो पूरी टीम है जांच कर रही है। जांच के आधार पर आप देखिए कि किस प्रकार से, ठीक है सुरेंद्र जी, संजीव जी, आ रही मैं आपके पास। एक काउंटर आंसर करना चाह रहे हैं संतोष त्यागी जी। काउंटर आंसर संतोष त्यागी जी, जल्दी से। हाँ मैडम मैं तो ये बोलना चाहूँ, अभी ये गांधीवादी देश की बात कर रहे थे, तो हमारे देश में जब भी अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, उन्होंने जिस तरीके से, जैसे मोदी सरकार 11 साल से शासन करके लोगों के प्रति अत्याचार कर रही है और जिस तरीके से युवाओं के साथ छलावा किया है, तो उसी प्रकार वहाँ लोकतंत्र के नाम अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के युवाओं के साथ जिस तरीके से छलावा किया था, तो शहीद भगत सिंह को भी हथियार उठाने पड़े थे, चाहे लोकतंत्र हो या राजतंत्र। ये तो साहब वही बात आपने कर दी कि कश्मीर में जो लोग पत्थर उठा रहे थे, तो क्या फिर वो हमारे देश के वीर सपूत थे? वो शहीद भगत सिंह जैसे थे? क्या बात कर रहे हैं साहब? पहले तय तो कर लीजिए कि आप किनके लिए बोलना चाह रहे हैं। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोगों को ये कहेंगे कि वो हमारे वीर सेनानी जैसे थे? क्या को आप लोग क्या करते हैं संतोष जी? मतलब कंपैरिजन भी करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों की सोच सामने आ जाती है। सुरेंद्र स्वामी जी आ रही हूँ, ठीक है सर, आ रही हूँ मैं, आज समझ गई आपके पास, इसी पॉइंट को दोबारा लेकर आ रही हूँ। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी, लद्दाख, शांत प्रिय लद्दाख, उठाने पड़े थे, क्या उसे कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है? और इस कोशिश में क्या कांग्रेस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप? सुरेंद्र जी देखिए, अगर आप ट्वीट देखें उनका तो बिल्कुल स्पष्ट है उनका मंशा क्या है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। वो तो 10 साल से डिसरप्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो कहाँ पहुंचे हैं वो? कहीं नहीं पहुंचे, वहीं के वहीं हैं। अब ये युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव आया, पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव आया, इवन तेलंगाना में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का रिजल्ट आया, तो क्या हुआ? प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में आप कुछ भी यहाँ टीवी डिबेट में बोलते रहिए, भाषणों में बोलते रहिए, अपनी पदयात्राओं में बोलते रहिए, सबको हक है बोलने का, लेकिन अल्टीमेटली जनता किसको लाइक करती है उसका रिजल्ट तो आपको चुनाव में मिलता है। और जो चुनाव में देश का युवा है, उसने अभी फिलहाल जो रिजल्ट आए हैं उसमें अपनी मंशा जाहिर की है। तो ये तो एक बात हुई इनकी जैन जी की। अब ये है कि ये जो लद्दाख वाला मामला है, ये लद्दाख वाला मामला बहुत गहरा है, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है 1 साल से। 1 साल पहले भी एक इंटरव्यू आया था, एक डेटा एनालिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, टीवी चैनल पे, तभी उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए कहा था। सोनम वांगचुक सडनली एक एजेंडा के तहत काम करने लगे। इन्होंने क्या इशू उठाया? एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का क्या इशू था कि जो चीन से लड़ने के लिए सडनली बॉर्डर पे डेवलपमेंट लद्दाख में शुरू हुआ, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनने लगे, ग्लोब मास्टर वहां उतरने लगे, सड़कें बनने लगी, बिल्कुल बॉर्डर तक सड़कें बनने लगी, तो उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, ये हमारे लद्दाख का एनवायरमेंट खराब करने के लिए बन रहा है, क्योंकि वो फंडेड और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उन्होंने लिया था 1 साल पहले, उसी पर ये सारे का सारा प्रोग्राम चल रहा था। अब हुआ क्या कि इनकी डिमांड क्या थी, आप ये देखिए, इनकी डिमांड ये थी कि एक जैसे कि रिजर्वेशन हो। आपको मालूम है ऑलरेडी वहां पे 97% रिजर्वेशन हो गया है, ऑलरेडी हो गया है।
तो और क्या रिजर्वेशन चाहते हैं ये वहां पे? इनकी असल में मांग क्या है कि जैसे आपने कहा भाई हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, अभी तो जम्मू कश्मीर को ही नहीं मिला। लद्दाख जैसी यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन कुल जमा 3 लाख है, वहां पे इनको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। आप बताइए, फिर ये 2 लोकसभा की सीट चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी बुद्ध से ज्यादा है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें 2 दीजिए, एक लेह की दीजिए, एक कारगिल की दीजिए। और कांग्रेस तो मालूम ही है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उसी के दम पे सब जगह भारत तोड़ो अभियान इनका चलेगा, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स चलेगी। ठीक तो है। दूसरा फिर इन्होंने कहा जी ठीक हमें है। राष्ट्रपति जो ठीक है सर। संशोधन करते हैं उस पर भरोसा नहीं है, तो आप इसको 6ठे शेड्यूल में डाल दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये गोल शिफ्टिंग करके इनकी एक ही डिमांड थी कि हम जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। हमें अलग यूटी चाहिए। देखिए, सरकार डिमांड ने दे दी, समझ में जम्मू आती है, कश्मीर से अलग कर डिमांड दिया समझ इनको। में आती है। संजीव जी भी हमारे साथ है और मैं देख रही हूँ हमारे साथ एनसी से सैयद इमरान शाह साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सैयद साहब आपका भी। मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन संजीव जी पहले आपके पास कि देखिए, डिमांड ठीक है, अगर आप अपनी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए कोई डिमांड करते हैं तो डिमांड करने का भी एक तरीका होता है। ये जो तरीका अपनाया गया, फिर जिस तरीके से भी सुरेंद्र जी एक्सप्लेन कर भी रहे थे कि पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक बैकअप मिल रहा था, एक टूल किट बन गए सोनम वांगचुक। अब ये जो परिस्थिति लद्दाख में पैदा हुई, वो परिस्थिति क्या फिर देश के लिए खतरनाक नहीं साबित होगी? क्या ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा नहीं पैदा करेगी जो लद्दाख में अब शुरू हो गया है जिस तरीके का खेल? लावनी, पहले वहां की स्थिति को समझना होगा इस चीज पे चर्चा करने से पहले। लद्दाख के पूर्व सांसद सेरिंग नामग्याल 9 अगस्त 2019 को उन्होंने सदन में सीने पर दावा ठोकते हुए, हाथ ठोकते हुए कहा था कि लद्दाख किसी के बाप का नहीं है, और इस तरह के डायलॉग पर देश के गृह मंत्री ने तालियां बजाई। थोड़ा बढ़ा दीजिए संजीव जी का प्लीज। हाँ प्लीज संजीव जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, गृह मंत्री ने इस पर तालियां बजाई थी। और मजे की बात यह है कि 2024 में आते आते मोहम्मद हनीफ ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी को हराते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी जीत दर्ज कराई थी वहां पे। मतलब ये कि जो सोनम वांगचुक अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने बूथे पर 5000 भी लोगों को खड़ा कर दे, वो सच कह रहे थे। मतलब कांग्रेस वहां मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो जो आंदोलन चल रहा है वहां पे वो किस चीज के लिए चल रहा है। यदि वहां के लोगों के लिए, वहां के अपने संस्कृति के लिए, वहां के अपने लोगों को वहां पे आरक्षण के लिए, या कारगिल और लेह लद्दाख को अलग अलग लोकसभा 2 भागों में बांटने के लिए, या फिर 26 सूची में दाखिल करने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, यदि वहां के नागरिक यदि इस तरह के आंदोलन में शामिल हैं, तो पहले आश्वासन क्यों दिया गया? आज जो बात कही जा रही है, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी यदि ये बात कहेंगे तो भी बात नहीं मानी जाएगी, तो आपने वादा क्यों किया? सवाल तो यह है कि जब वादा खिलाफी करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर आक्रोश तो पनपेगा ही। और जेनजी की जो बात की जा रही है, तो ये जेनजी क्या हिंदुस्तान में जेनजी की बात करना इतना बड़ा अपराध? सवाल खड़ा होगा ना संजीव जी। आप मांग कर रहे थे तो समय देख रहे थे कि एक तरफ बिहार का चुनाव है, दूसरी तरफ ये जो वोट चोरी को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति बनाई जा रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद यही काम करेंगे। आक्रोश दिखाना, मैंने कहा ना कि आप मांग कर सकते हैं, आक्रोश भी दिखा सकते हैं, लेकिन आक्रोश का मतलब अराजकता तो नहीं होता। और टाइमलाइन पर सवाल खड़े होंगे संजीव जी। फिर तो कोई भी अराजकता के साथ नहीं जाएगा, उसके विरोध में जाएगा, और किसी तरह हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी इस तरह से अराजक माहौल को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी। यहाँ तो कांग्रेस कर रही है ना, यहाँ तो कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस यदि दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। लावनी, यदि जेनजी की चर्चा की जा रही है कि युवाओं में आक्रोश है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, और बिहार के चुनाव की बात आप कर रही हैं। आए दिन बंगला के चौराहे पे बिहार में लाठी खाने वाले युवक कौन है? वो भी तो जेनजी के ही लोग हैं। गांधी मैदान में लाठी खाने वाले कौन बच्चे हैं? सवाल यह है कि सबसे मजबूत और सबसे युवा राष्ट्र हिंदुस्तान है आज के वक्त में, और युवाओं से जब वादा खिलाफी की जाएगी, ठीक है, युवा ताकत है, लेकिन युवाओं को ताकत कहां दिखानी चाहिए? युवाओं की ताकत को कहीं गलत दिशा में तो नहीं मोड़ा जा रहा। फारूक साहब के स्टेटमेंट में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि चीन के कब्जे में है बहुत सारा क्षेत्र, इस पर क्यों नहीं खुलकर बोला जाता, उसे क्यों नहीं बताया जाता है? ये किसने बता दिया आप लोगों को कि चीन के कब्जे में है भारत का क्षेत्र? हमारी सेना ने तो हमें नहीं बताया है, ये हमारी सेना ने तो इसका जिक्र कहीं नहीं किया। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बात कैसे पता चल गई?
आ रही हूँ संतोष जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। हाँ। तो सब सारा देखते हैं कि सोशल मीडिया में कितने एक्टिव है और कितना चीन ने कितना हिस्सा खाया है। और सभी बखूबी वाकिफ है कि राहुल गांधी जी जब उन्होंने खुद दिखाया, वीडियो दिखाए, और सब लोगों को पता है कि चीन कहां तक पहुंचा था और कहां तक उन्होंने अपने झंडे गाड़े देश की सेना पर भरोसा है या नहीं है? फारूक अब्दुल्ला साहब वो बात करते हैं, वो देश मंजे हुए की सेना पर सियासतदान है। भरोसा है या नहीं है सैयद साहब? इसमें हमारी देश की सेना, भारत देश हमारी की देश की सेना, सेना पे हमारी हमें- देश की सेना पर भरोसा है हमारी या देश नहीं है? की सेना हमारी देश की सेना बहुत मजबूत है और हमें अपनी देश की सेना पे पूरा भरोसा है। तो जब भरोसा है और हमारी देश की सेना ये कह रही है कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है, तो इस बात पर भरोसा क्यों नहीं है? लेकिन क्यों फारूक कुछ अब्दुल्ला ये चीजों कह रहे हैं कि चीन ने बहुत कुछ सारी चीज- जमीन पर कब्जा कर लिया है? कुछ चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो आज लद्दाख में हो रहा है, आप भी उससे बखूबी वाकिफ है, और पूरा जो जम्मू कश्मीर, पूरा जो हमारा जो पूरा मुल्क, भारत मुल्क देख रहा है, वहां कौन करवा रहा है, किसने वैक्यूम बना के दिया? कश्मीरी दबे हुए हैं, नहीं, कश्मीरियों कहाँ को कोई कश्मीरी दबे आवाज- हैं? कहाँ कश्मीरी दबे सर? अभी मैं अभी 1.5 महीने पहले होकर आई हूँ। मैं अभी 1.5 महीने पहले होकर आई हूँ और बहुत अच्छा समय मैंने बिताया। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, वहाँ के लोगों के बीच में रही। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें खुशी है कि अब हम मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कहाँ कुछ गलत हो रहा है? अगर कोई कश्मीरी बात करेगा तो उसको खतरा लगता है, शाम को कोई फोर्स आएगा, अरे शाम को कोई सैयद पुलिस इमरान आएगी, शाह उसको साहब, मैं उठा के ले आपसे जाएगी। बता रही हूँ, सुनिए तो, मैं आपके अपने कश्मीर में ही होकर आई हूँ अभी 1.5 महीने पहले। बहुत अच्छा समय मैंने वहां बिताया। लद्दाख भी गई, अपनी सेना के लोगों से भी मिलकर आई हूँ, वहां अपने कश्मीरियों से भी मिलकर आई हूँ। उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किस दिक्कत लेकिन की बात आपको नहीं कर रहे लगता हैं? है कश्मीर में वैक्यूम बनने वाला है? कौन कश्मीर सा में वैक्यूम? किस वैक्यूम की यही बात आप जो कर रहे हैं? स्टेटहुड को लेके, बहुत सारी चीजों के लेके, रिजर्वेशन को लेके एक वैक्यूम बन रहा है। ये कौन बना रहा है? यही तो परसेप्शन है सर। यू यही हैव चीज टू तो है, ये लिसन योर सेंट्रल- पीपल्स वॉइस, ये कहा ये जाता दिल्ली है, सरकार को लेकिन देखना उसमें पड़ेगा। भी किन की आवाज आप सुन रहे हैं? कहीं दिल्ली ऐसा तो सरकार नहीं है को कि देखना कश्मीर और पड़ेगा कि लद्दाख को कहीं आप लोग कोई- राजनीति की भेंट चढ़ा रहे हैं? आप सिर्फ दिल्ली अपने सरकार को पॉलिटिकल क्लियर माइलेज के देखना लिए पड़ेगा कश्मीर कि और लद्दाख के कश्मीर को लोगों के कोई साथ इस्तेमाल अन्याय नहीं करने कर को सोच सकता। रहे हैं। ये दिल्ली सरकार को देखना पड़ेगा कि कश्मीरियों को कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, या कश्मीरियों को आगे तो इस्तेमाल नहीं होंगे, शताब्दी। जैसा लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में उनको वैक्यूम दिया गया, लद्दाख में उनको क्लियर दिया गया, पूरी तरह से उनको आजादी दी गई थी। और वही ये मुझे 4 महीने पहले हमको पता था, कश्मीरियों को पूरा पता था कि वहां पे एक वैक्यूम बन गया है और वहां पे एजिटेशन कभी भी उठ सकती है, शताब्दी। लेकिन उसको रोका नहीं गया, ये जवाब पहले दीजिए। से उनको रोकना था और उसको रोका नहीं गया। जैसा उन्होंने कल देखा, जैसा पूरी दुनिया ने देखा कि लद्दाख में हुआ क्या। शताब्दी, जवाब ये दीजिए। पहले से ही पता था सबको। देखिए सैयद इमरान जी, जब आप ये कह रहे हैं कि आपको 3-4 महीने पहले से ही पता था और आप लोगों ने इसको और हवा दी, इसकी पूरी प्लानिंग की, जिस प्रकार से कश्मीर और लद्दाख के मामले को आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में और विस्फोटक स्थिति हो सकती है, इससे समझ में आता है कि आपकी किस प्रकार से, कहां से आपको पूरा गाइडेंस मिल रहा है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लद्दाख, पाकिस्तान, नहीं, एक बात आप बार बार बोल रहे कश्मीर में हो सकती है। क्या हो सकता है कश्मीर में? इसका मतलब तो फिर वही हुआ ना कि कश्मीर को बरगलाने का आप लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। ये बयान देना ही अपने आप में वहां के लोगों को बरगलाना होता है। मैं ये कश्मीर की आवाम तो ही नहीं सोच रही है, कश्मीर अपने हाथों में फिर पत्थर नहीं चाहता है। कश्मीरी का पत्थर नहीं, लेकिन कश्मीरी इज्जत मांग रहा है, कश्मीरी अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, कश्मीरी अपना स्टेटहुड मांग रहा है। उसको सीमा क्यों नहीं दिया पाकिस्तान जा और रहा? चीन से जुड़ी हुई है, उसकी सुरक्षा केंद्र सरकार के माध्यम से हो सकती है। उनको जितना बजट मिल रहा है केंद्र से मिल रहा है। स्टेटहुड का जो मसला है संतोष जी, जस्ट इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। सुरेंद्र जी का बस मैं 30 सेकंड्स का कमेंट इस पर लूंगी। ये स्टेटहुड के मसले को क्या उसको सिर्फ एक परसेप्शन के रूप में अब शुरू किया जाने लगा है कि बनाओ अब स्टेटहुड वाला परसेप्शन और फिर देखते हैं, हम फिर से स्थिति को हम सामान्य से असामान्य करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो मैंने कहा ना, वो तो एक बहाना है। स्टेटहुड, लद्दाख के लिए स्टेटहुड की मांग करना ही अपने आप में एक बहाना है और कुछ नहीं है। ये सारे का सारा जो प्रयोजन है पूरे देश में, लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि कहीं जैनजी नहीं इनके साथ आने वाला है। हाँ, कम्युनल जरूर होगा। पूरे देश में आज आपकी खबरें देखी होंगी, जो एक चल रहा है यहाँ पे सब जगह पोस्टरबाजी,
तो जो कांग्रेस चाहती है इंशाअल्लाह करके जो देश में एक सड़कों पे लोगों को लड़ाना चाहती है, तो लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम्युनल राइट्स होंगे पूरे देश में, जगह जगह होंगे। संतोष जी, लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, युवाओं की बात तो हो रही है, लेकिन युवा नहीं, ये तो पूरा कम्युनल सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है। और सही बात है, हमने देखा कि एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई, कुछ मजहबी लोग बाहर निकले और आई लव मोहम्मद का जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर निकाला और एक ताकत दिखाने की जो कोशिश की गई, जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, ये जो परिस्थितियां हैं, ये क्या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती? आपके परसेप्शन को नहीं कटघरे में खड़ा करती? संतोष जी, मैडम ये बात बताइए, अगर मैं हिंदू धर्म से मैं अपने भगवान आराध्य देव श्री राम जी को मान सकता हूँ, तो अगर कोई मुस्लिम अपने धर्म के प्रति अगर वो आई लव मोहब्बत लिख रहा है, तो इसमें परेशानी किसको? तो हम धर्म मानते हैं, धर्म मानना, अपना धर्म उसे सड़क पर प्रदर्शित करना ये जरूरी होता है क्या? नहीं, उसे सड़क पर प्रदर्शित करना जरूरी होता है क्या? तो उससे दंगे भड़केंगे नहीं भाई, उसे सड़क पर प्रदर्शित करके क्या दिखाना चाहते हैं? भड़केंगे। सवाल तो ये कि उसे सड़क पर प्रदर्शित करके क्या दिखाना चाहते हैं? बहरहाल मेरा मुद्दा जो है उस पर हम आते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो चाहे ऐसे पोस्टर्स से हो या फिर लद्दाख में जो परिस्थितियां बन रही है, क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपना टूल किट एक्टिव कर चुकी है? क्योंकि बिहार में चुनाव, बीजेपी के टाइम से ये सब चीजें हो रही हैं, कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुई। कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली है। दूसरी बात, आपने बोला था कि ये लद्दाख में क्यों हुआ? लद्दाख की जो जमीन है वहां चीन ने हत्या ली है, और हमारे राहुल गांधी जी ने और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे बोला है कि आप जो 2014 से लेके और 2025 के बीच में देश के सेना प्रमुख देश के सामने आकर ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि 1 इंच जमीन भी चाइना के कब्जे में नहीं है। यानी आपको अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं है, और आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। जिन लोगों को अपने ही देश के लोकतंत्र, उस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरियों पर भरोसा नहीं हो, वो लोकतंत्र की हिमायती बनते हैं। क्या बात कर रहे हैं संतोष जी आप? राहुल, लेकिन ये सब जानते हैं लद्दाख के लोगों के अंदर ये युवाओं के अंदर दर्द है कि उनकी जमीन को चीन हत्या रहा है। इसलिए भी और जब लोगों को सड़कों पे ला सके, हाँ, अपने वंशज के लोगों को जरूर लाएंगे। बाबा के लिए बात कर रहा हूँ, तो जो लाएंगे और आप देखेंगे संतोष जी, वो उनकी राय हो सकती है। अब उन्होंने अपनी राय रखी तो आप उनको बीजेपी का स्पोक पर्सन बना दें। संजीव जी ने अभी अपनी राय रखी थी, मैं उनको कांग्रेस का स्पोक पर्सन बोल दूं, तो ये ठीक नहीं है ना। हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। लेकिन मेरा सवाल जो था, उस सवाल के जवाब से आप भाग गए। आप देश की सेना पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या देश की सेना पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल सेना पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी सरकार पे नहीं। बीजेपी सरकार जिस तरीके से सेना अध्यक्ष को दबा के रख रही है, उसको जो प्रेस नोट जारी करके उनको बुलवाया जाता है, हमको सब पता है। सेना के द्वारा ही हम लोगों को, हमारे राहुल गांधी जी को लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि सेना कितनी परेशान है, कितने दबाव में है। आज चीन के अंदर चीन ने जिस तरीके से लद्दाख की पूरी जो हमारी सीमा थी वो उनको हत्या लिया है, और भारत की सरकार चुप बैठी है, अपनी पीठ थपथपा रही है झूठी, और जो सैनिक हमारे बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए वहां के युवा परेशान हैं और उनको ये गुस्सा है अंदर। ये कश्मीर में भी हो सकता है, ये राजस्थान के बॉर्डर पे भी हो सकता है, ये पंजाब के बॉर्डर पे भी। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि यही तो, ये बरगलाने वाली बातें ही तो है, ये बरगलाने वाली बातें हैं। संजीव कौशिक जी, आपके पास सीधे जल्दी से आ जाती हूँ मैं। संजीव जी देखिए, एक चीज हमें तो समझनी होगी, आप दोनों ही, आप चाहे हो या फिर सुरेंद्र जी हो, आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आप यहाँ पे एज ए एनालिस्ट बैठे हुए हैं। मैं देश की नागरिक होने के नाते एक सवाल समझना चाहती हूँ। हम हमेशा से कहते आए हैं कि पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑल परसेप्शन। जब परसेप्शन बनता है तो उसका एक परिणाम भी निकलता है। क्या आपको नहीं लगता? आप इस पूरे डिबेट को ही देख लीजिए, बार बार कुछ बातें दोहराई जा रही हैं उन बातों में कि अभी ये स्टेट भी होगा, अभी वो स्टेट भी होगा, यहां से भी आवाज उठेगी, वहां से भी आवाज उठेगी, यहां भी युवा निकलेंगे, वहां भी निकलेंगे, बंदूकें भी आएगी। तो जब हम बार बार ऐसी बातें करते हैं
तो एक परसेप्शन खड़ा होता है, और ये परसेप्शन क्या राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है? देश की सेना प्रमुख अगर कुछ कहते हैं उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों पर भरोसा है। ये क्या है फिर? देखिए लावनी, हिंदुस्तान न बांग्लादेश हो सकता है, न नेपाल हो सकता है, न श्रीलंका हो सकता है। नेपाल में जितने लोग रहते हैं उतने लोग हमारे यहाँ ट्रेन में रोजाना सफर करते हैं, उनकी आबादी के बराबर। तो ये मुगालते में कोई रह पाल ले कि उस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा और अपने आप पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि युवाओं में एक बेचैनी तो है। जो जेन जी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पूरे विश्व के मुल्क में सबसे युवा वर्ग है आज हिंदुस्तान में, और युवाओं की परेशानी है कि आज के युवा जो है वो सबसे बड़ी आबादी उसका सड़कों पे ठोकरे खाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवस्था तो संविधान ने दी है ना, वोट होगा ना अभी। अगर युवाओं को बदलाव चाहिए तो उनके पास ईवीएम पर बटन दबाएं, बदलाव करें, यही तो है ना। ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था में ये थोड़ी होता है कि आप हथियार उठाएं और जाएं और किसी दफ्तर को फूंक दें। आप जाइए और पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दीजिए। चोरी कर रहे हैं जो वोट, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। खिलाफ करना चाहते हैं, उनके वोट कटवा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बंदूक भी लेके लोग आएंगे और वोट से भी खड़े संजीव होंगे। जी, 1 सेकंड, 20 सेकंड, संजीव जी। जिन युवाओं को नौकरी चाहिए, जो युवा लगातार लाइन में लगे हुए हैं, उनके पीठ पे यदि लाठियां पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उनके परीक्षा रद्द हो जा रहे हैं, तो कॉपी रद्द हो जा रहे हैं। कि वो बंदूक उठा लें, इसका मतलब ये है कि वो दफ्तरों में आग लगा दें? क्या इसका मतलब ये होना चाहिए? आक्रोश नहीं, लेकिन आक्रोश और अराजकता, ये बारीक लाइन होती है। ये बारीक लाइन हमें समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समय इतनी अनुमति दे रहा है, लेकिन इस मुद्दे को हम यहीं खत्म नहीं करते। ये मुद्दा बड़ा है। ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आग कहीं छोटी सी लगती है, चिंगारी कहीं उठती है, और अगर उससे पूरा देश प्रभावित होता है तो फिर हमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इस आवाज को बुलंद करना होगा, देश को बचाना होगा, सजग करना होगा। आक्रोश जरूरी होता है कुछ मसलों में, लेकिन आक्रोश का मतलब अराजकता नहीं होता है। देश को यह समझना होगा, हमारी देश के युवाओं को यह समझना होगा कि कहीं वो किसी डीप स्टेट का टूल किट तो नहीं बन रहे हैं। खुद आकलन विश्लेषण जरूर कीजिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।